यानी कि विषय हिंदी के बुक यानी कि आज किताब लेकर चले हैं, जिसमें पहला चैप्टर है भीमराव अंबेडकर जी, जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर में आज कवि के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद आज ही चैप्टर के बारे में जानकारी लेंगे। और आप लोगों को सिंपल तरीका से कुछ भी नहीं करना है, चुपचाप वैसे मोबाइल चालू करके जो भी साथ में हो, अगर एक साथ में पेन एक कॉपी हो तो ले सकते हैं, जिससे कि आप शॉर्ट नोट कर सकते हैं। शॉर्ट नोट का मतलब क्या होता है, जो पॉइंट मैं बोलूँ थोड़ा इम्पोर्टेंट है उसको आप नोट करते जा सकते हैं, जिससे कि एक कॉपी रहेगी तो उसमें तैयार क्या हो जाएगी कि आपको ये फॉर्मेट बन जाएगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन अच्छी आती है, उस पॉइंट को आप लिखते जा सकते हैं, जिससे कि आप लोग की आसान ये होगी कि अगले बार जब टेस्ट होती है या रिवाइज करनी होती है, उसमें आप ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, उस पॉइंट से आप सारे चैप्टर को कम समय में आप रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लाइन हो, जैसे कि किताब में यहाँ पे आप देख सकते हो किताब, इस किताब में कुछ सारी पॉइंट हैं। इस पॉइंट को मैं कुछ ही पॉइंट को बता दूंगा, जिसको पढ़ूंगा सबको और बता दूंगा ये पॉइंट ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ गया, उस पॉइंट को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलिए मैं आज किताब की कहानी को पढ़ता हूँ और समझता हूँ, ठीक है। जैसे मैं बता दूं, मैं भीमराव अंबेडकर कवि है, जिनके बारे में कुछ पढ़ता हूँ आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ, जो कि ये वीवीआई पॉइंट टाइप में मानी जाती है। पॉइंट से अच्छी क्वेश्चन आती है। क्वेश्चन क्या, पॉइंट क्या आ रही है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891। इसमें आप लोग को बता दें संपूर्ण जानकारी यानी कि पूरा एक्सप्लेन करके आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपको एक्सप्लेन में आएगा अभी, तो कि पूरा कहानी को हम पढ़ेंगे, आप लोग को सुनाएंगे। और इसके बाद आप लोग को बता दें अगस्त या सितंबर में आपको शॉर्ट ट्रिक बताया जाएगा, जिसमें आधा घंटा 1 घंटा के अंदर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर पॉइंट जितना ही वीवीआई रहेगा सारी चीज बता देंगे, जिससे इसको आप फुल डिटेल में समझेंगे, पूरा कहानी पढ़ेंगे। हम ये नहीं समझते, हमारा ये उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट्स ये वे फला ठिकान ज्यादा पैसा खा, हम बच्चों के हित में ही वीडियो बनाते हैं, जिससे कि बच्चों की परेशानी ना हो। हम नहीं समझेंगे कि 10 मिनट का वीडियो अपलोड कर दिया जाए और बच्चे हर एक वीडियो के बार बार देखें, ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ पे हर आधा घंटा कम से अप्रोक्सीमेटली कम से कम रहती है, और ये भी आधा घंटा का मुश्किल आ रही है, जैसे कि नेटवर्क की समस्या यहाँ पे थोड़ा सही से नहीं चल रही है। जियो वाईफाई है, इसी कारण से यहाँ वाईफाई सही से काम नहीं किया, क्योंकि जियो वाईफाई का नाम ही मर रहा है जियो वाईफाई, इसलिए थोड़ा समस्या थी, इसीलिए मुझे आधा घंटा की वीडियो अपलोड करनी पड़ती, नहीं तो हम 1 घंटा 1.5 घंटा, इसके बाद आप मिलेगा 1 घंटा की वीडियो, टेंशन नहीं लेना। चलिए पहला पॉइंट पर है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म। आप देख सकते हैं मैं किताब से पढ़ रहा हूँ, अपने से नहीं पढ़ रहा हूँ, जो भी बता दूं मैं किताब से एक्सप्लेन करके बता, ठीक है, ये नहीं समझना मुझे याद है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला आती है बात, इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था, में एक दलित परिवार में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो एक दलित परिवार में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। पॉइंट क्या आती है, पहला बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। जितना बार देखो उतना कहानी क्या होगा याद होगा, उतना कहानी याद होगा तो ऑब्जेक्टिव तो याद करवा ही देगी, लेकिन सब्जेक्टिव वाली जो क्वेश्चन होती है, जब तक कहानी याद नहीं रहेगी तब तक क्या होगा, क्वेश्चन बनने वाली नहीं, ये बात तो होता है। इसलिए क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना होगा, कहानी को याद रखना पड़ेगा। एक नंबर मोहताज रहता है, आप लोग जानते ही हैं। एक नंबर से आपको 450 नंबर प्लस, ये ड्रीम है जीओसी का नारा है 450 प्लस हमारा, यानी कि जीओसी में पढ़ते थे 450 प्लस तक कम से कम रहना चाहिए हर विद्यार्थी। चलिए अगला पॉइंट पढ़ता हूं। ये मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। मानव मुक्ति के ये पुरोधा थे, ये क्वेश्चन आती है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मानव मुक्ति के पुरोधा थे, ठीक है, इसमें किसी को परेशानी होनी नहीं चाहिए थे। क्वेश्चन आते हैं मानव मुक्ति के पुरोधा कौन से पुरुष है, तो उसमें क्या आएगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। उसके बाद पढ़ते हैं, बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपरहिट जनों में से एक थे, ये बात क्लियर हो गई। अगला, प्राथमिक शिक्षा के बाद
बड़ौदा नरेश के प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका गए। मतलब कि इन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर ली, यानी प्राथमिक शिक्षा होती है वो इन्होंने पहले प्राप्त की। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा जब इन्होंने प्राप्त कर लिए, उसके बाद कहाँ गए? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन क्या होती है? जिस तरह से हम लोग की कक्षा 10th में जब फर्स्ट डिवीजन लाते हैं या कुछ अच्छे मार्क्स लाते हैं, जिससे टॉपर बनते हैं, तो जो सरकार के द्वारा 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है और लैपटॉप दी जाती है, उसी तरह से इन लोगों को भी अच्छे मार्क्स लाने का, फर्स्ट डिवीजन लाने पर 10,000 रुपए की राशि, उसी तरह से इनको एक बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर इन्होंने उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए? न्यूयॉर्क गए थे। उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? न्यूयॉर्क। उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? न्यूयॉर्क। आप लोग की भी याद होगी, साथ साथ न्यूयॉर्क गए थे। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर वहां से ये लंदन गए। अमेरिका के बाद फिर कहाँ पढ़ने के लिए गए? जो कि कहाँ पढ़ता है? कहाँ पढ़ता है? इंग्लैंड में। बिल्कुल सही है। अगला, उन्होंने संस्कृत का धार्मिक और पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा। इन्होंने क्या चीज पढ़ा? संस्कृत का धार्मिक पढ़ा, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक समाज क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्यात बनकर उभरे थे। ठीक है, कौन उभरे थे? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। उसका आप लोग को शांति से सुनना, उसके बाद क्लियर हो जाएगी सारी कुछ। स्वदेश में उस समय उन्होंने वकालत भी, उसी में उन्होंने कुछ दिन वकालत भी किए थे, वकील बने थे। उसके बाद समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों और स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किए थे। यानी कि उन्होंने, पहले क्या होती थी समस्या, ये अभी तो ये अधिकतर समय परसेंटेज समाप्त हो गई है समस्या। जैसे कि पहले कुछ समस्या आती थी कि पहले अंग्रेज लोग को यहाँ के लोग गॉड मानते थे, यानी भगवान। ठीक है, क्योंकि यहाँ को जब किसी प्राणी आते हैं तो उसको मेहमान मानते हैं। मेहमान को इन लोग मान रहे थे मेहमान, क्या मान रहे थे? जब किसी रिश्तेदार से कुटुंब वगैरह आते हैं, आप लोग जानते होंगे, हम लोग तो यूपी बिहार गए इससे तो जानते ही हैं। जब किसी रिश्तेदार से आते हैं उसे हमको लोग मेहमान बनते हैं, अच्छे से आदर पानी करते हैं, अच्छे से सेवा सादर करते हैं। उसी तरह से अंग्रेज लोग आए तो उसको मेहमान की तरह सही से सादर पानी किया गया था। अंग्रेजों लोग ने समझ लिया गॉड, क्या समझ लिया? गॉड, जिसे हम भगवान समझ लिया। हम लोग को तो ये तो भगवान समझ लिया, हम लोग तो और बड़े मतलब अपना एरिया उठाना चाहिए। क्योंकि इन्होंने लोग स्टार्ट किए थे कुछ सारे व्यापारी करने का स्टार्ट किया। एक बार एक हिंदुस्तान पर अंग्रेज लोग कब्जा नहीं किया था। उन लोगों ने धीरे धीरे व्यापारी शुरू किए थे। उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों ने देखा कि हम लोग को तो ये भगवान मान रहा है, व्यापारी करने आए हैं, इसलिए क्यों ना हम इस पर ही कब्जा करें, इसमें किसी को फंसाएं। यहाँ तक परेशानी नहीं होनी चाहिए। और छूतों वाली क्या होती थी बात की, जैसे कि पहले के समय में जो कुछ लोग रहते थे, तो जैसे कि पहले कुछ कास्ट होते, जैसे कि हम अभी हिंदू में बता देता हूँ, जैसे होती थी एक सिंह, राजपूत, बावन, राम, कई सारे जो कास्ट होते, उसमें क्या होते थे? नीच जाति के लोग और उच्च जाति को पहले माने जाते। तो नीच जाति के लोग अगर किसी जगह कुर्सी वगैरह पे बैठ जाते थे उच्च जाति के घर पे, तो उसे क्या करते थे कि जानते हैं आप लोग, पहले के जमाने में उस कुर्सी को 2-3 बार धोया जाता था, क्योंकि उसने बैठा है नीच जाति के लोग, तो यहाँ पे बैठना होगा, तो इसको साफ सफाई किया जाए। इस तरह से अगर घर में अगर घुस जाते नीच जाति के लोग पहले के जमाने में, अब नहीं है, तो लोग घर को साफ सफाई से लेपन पोती जो होती है, यानी कि साफ करवाना होता है। पहले बोला जाता था मिट्टी और गोबर से, गौ माता का गोबर से, उससे उसको
धुलाई किया जाता था, ठीक है, यानी कि नीपा जाता था या पोता जाता था, क्या बोलते हैं वही, ठीक है। यही सब कहानी होती थी, जो 2-3 बार नीपा था, उसके बाद लोग क्या घर में प्रवेश करते थे, क्योंकि हमारे घर में नीच जाति के लोग प्रवेश किए तो हम प्रवेश नहीं करें, हम उस कुर्सी पर बैठने वाले नहीं है जब तक तो उसको साफ सफाई नहीं किया जाए। इतना तक की भेदभाव थी। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने और स्त्रियों पर बहुत ही अति चलती थी, पहले टैक्स चलती थी, जैसे कि पहले क्या होती थी कि ये अभी लोग कपड़ा पहनने के लिए स्वतंत्र है ना, स्वतंत्र कोई भी कपड़ा, पहले क्या होती थी समस्या कि पहले अस्त्रधारी उन लोगों को कपड़ा नहीं ला कर दिया जाता, कपड़ा जो टैक्स जितना देगा उसके हिसाब से कपड़ा देगा, अस्त्र पर महिलाओं लोग को कपड़ा नहीं देगा शरीर पर, उन लोग को आधे कपड़े पहनते थे, जितना जितना ज्यादा टैक्स देगा उतना अच्छा से फुल कपड़ा पहन सकते हैं, नहीं तो कितना लोग अस्त्रधारी ही चलते थे बिना कपड़े के, अस्त्र ढाके। इतना पहले अंग्रेजों लोगों ने क्या किया था, अत्याचार किया था, बिना अस्त्र के मतलब कि कपड़ा के ढाके हुए ही चलते थे वो लोग। ये समस्या आती थी हमारे भारत पर, क्या कहूँ, कुछ कहने के लायक तो नहीं है इस भारत को अब, लेकिन यही अब स्थिति है जो अच्छी चल रही है। इतनी समस्या अंग्रेजों ने अत्याचार किया था। चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति थे। मतलब कि ये समझे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की चिंता करने वाले और ध्यान रखने वाले रचनात्मक व्यक्ति, जैसे दोस्त प्रेमी होते हैं, दोस्त होते हैं जो प्रेमी की तरह होते हैं, हर दोस्त प्रेमी नहीं होता है। और ये नहीं समझना है कि लड़का लड़की वाला प्यार वाला प्रेम, ये एक होता है, ऐसा नहीं है जो प्रेम लड़के लड़की से प्यार होता है और प्रेम होता है, ये किसी से भी हो सकता है। एक गौ से भी प्यार होता है, एक कुत्ता जानवर से भी प्यार होता है। किस तरह से जानवर को आप लोग पालने लगते हैं तो वो भी क्या है, प्यार है, प्रेम ही है। ये नहीं खाली लड़के लड़की में प्रेम होता है, वो तो प्रेम नहीं, हर प्रेमी नहीं थोड़े कराता है। तो ये 3 व्यक्ति थे, देखिए प्रेरक में कौन व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति, जिसमें पहला कौन थे, बुद्ध। प्रेरक का मतलब होता है ये कि ये तो दोस्त प्रेमी समझा दिए, लेकिन इसमें एक और प्रेरक मतलब उत्साह, जैसे कि हमें अभी कुछ करना है, माना कि जाए हम लोगों ने ऑनलाइन के क्षेत्र में क्यों, किनसे हमको प्रेरणा मिली, क्या मिली, प्रेरणा, हम ये किए हैं तो ये बता रहे हैं ऐसा ऐसा करना चाहिए। जैसे आप लोग को बता देता हूँ, हम प्रेरणा देते हैं सभी छात्र विद्यार्थीगण, आप लोग क्या कीजिए कि जो होती है, जैसे कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे मार्क्स लाइएगा, अच्छे सफलता की ओर जाइएगा, अच्छे मार्क्स लेके 400+ टॉप बनिएगा, टॉपर लिस्ट में जाइएगा, तो आपको अच्छी तरह से हम भी आएंगे, सम्मानित करेंगे। साथ में बिहार बोर्ड की तरफ से शिक्षा मंत्री, शिक्षा अध्यक्ष, सचिव होते हैं, वो सारे लोग आप लोग को सम्मानित करेंगे। कई सारे टीचर आएंगे, गांव के लोग, सभी जगह आपको गौरवान्वित महसूस होगा, जिससे कि समाज में अच्छी तरीका से चलेंगे, थोड़ा रसधन भी अच्छी बढ़ेगी, हवा भी आप लोग करेंगे, वो तो अच्छी तरीका से लगेगा कि हाँ आपने कुछ किया है और कुछ करके दिखाएंगे समाज में, जिससे बदलाव होगा, जिससे कि आप बड़े ही उच्चतर स्थान पर जाएंगे, तो वहाँ भी आप लोग की नाम होगी, बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, बड़े बड़े अफसर बनेंगे। उसके बाद तो पापा मम्मी का सबसे ऊंचा स्तर होगा, इसमें पापा मम्मी भी गौरवान्वित महसूस करेंगे, जितना वो मेहनत किए उनका मेहनत क्या हो जाएगा, पूरा पूर्ण रूप में मेहनत का फल मिल जाएगा। तो यही बात होती है, इसी तरह से प्रेरणा मिली थी। तो इनको भीमराव अंबेडकर को किससे प्रेरणा मिली थी, तो बुद्ध जी से, कबीर से और ज्योतिबा फुले से। बुद्ध से, कबीर से और ज्योतिबा फुले से, ठीक है। और भारत के संविधान निर्माता में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मतलब कि कहे तो भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने संविधान जो होती है, संविधान उन्होंने लिखी है, ठीक है। जैसे कि भीमराव अंबेडकर जी थे, वो क्या करते थे पहले कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है जो संविधान निर्माता के भी रूप में जाने जाते हैं, जो संविधान इन्होंने ही लिखी है। संविधान के बारे में पूरी डिटेल बाद में पढ़ेंगे, अभी बता दूं, संविधान निर्माता कौन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के बारे में लिखा है और उनको ही
उपाधि दी गई है और महत्व भूमिका और सारा चीज दी गई है किनको, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने उन्हीं के अनुसार अभी पूरे भारत जो है विधिवत या गतिविधि चल रही है, उनके अनुसार लिखे गए संविधान का। उसमें जो त्रुटि आती है, समस्या आती है, तो कई सारे लोग बैठ के विचार करके उसको संशोधन भी किया गया है संविधान में। ऐसा नहीं कि संशोधन नहीं किया गया है, उसमें जो भी त्रुटियां दिखाई गई, कुछ कमियां आई, जैसे कि कुछ अभी कुछ ऐसा समस्या आ गया जो कि संविधान में लिखा गया नहीं, उसको भी वहां पे नोट किया गया। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, उसमें संशोधन होती है, लेकिन सभी लोगों को विचार होने की बात। उसके बाद मैं समझता हूं और एक निष्ठ समर्पण के कारण कि हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता, उन्होंने जब समर्पण कर दिया था, जिस तरह से भीमराव अंबेडकर जी ने अपने संविधान लिखते समय पूरे अपने आप को समर्पण कर दिया था, उस तरह से आप लोगों को अभी से ये नहीं है कि हम ना पढ़े, कुछ नहीं पढ़े, ये नहीं पढ़े, वो नहीं पढ़े, तो आप लोग अभी से मेहनत करना स्टार्ट करेंगे ना, ऑनलाइन वाले लोग, ऑफलाइन वाले, अगर आप लोग अभी से भी मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे, अगर आप लोग अभी से भी मेहनत स्टार्ट कर देते हैं, तो 450 पल बिहार टॉपर से कोई रोक नहीं सकता। ठीक, इसीलिए मेहनत कभी भी शुरू करना है। अरे छोड़ मान लेना नहीं है, लेकिन जितना तुमने सोचा था उससे तो ज्यादा आएगा। अगर तुमने नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन अभी तुमने सोच रहा है 250 सेकेंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, 300 नंबर, 350 नंबर, अगर अभी से अगर ज्यादा मेहनत स्टार्ट कर दिया जाए तो इतने के बाद तो कुछ नंबर तो जरूर पड़ेगा। ऐसा तो नहीं जो तो नहीं पड़ेगा, आपको घाटा में जाएगा और माइनस में नंबर जाएगा पढ़ने से, कुछ तो बढ़ेगा, कुछ तो इंक्रीज होगा। ऐसा थोड़े जो अभी से पढ़ने से नहीं बढ़ेगा, ऐसा थोड़े है जो नहीं है। ये भारत के संविधान के निर्माता में इनकी महती लिखा हुआ है यहाँ, महती भूमिका और एक निष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मतलब कि हुआ कि संविधान निर्माता कौन है, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को संविधान का श्रद्धांजलि क्यों देते हैं, तो इनको संविधान का निर्माता कब कहा गया, जब इनकी मृत्यु हो गई, श्रद्धांजलि हो गई, इसलिए अभी श्रद्धांजलि कर रहे हैं। किताब छपा है बाद में, किताब कब छपा है, बाद में मरने के बाद ही किताब छपा है, इसीलिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, ये लिखा गया। ठीक है, अगला, दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। बाबा साहेब का निधन कब हो गया, मृत्यु कब हो गया, दिसंबर 1956 ईस्वी में। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन हुआ। ठीक है, ये बात है, हम नहीं बताएंगे। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा किस तरीका से, जिस तरीका से किताब में लिखा रहेगा उसी तरीका से, उसमें एक पॉइंट भी आपको पूछा नहीं जाएगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, पढ़ने वाले लोग। उसके बाद यानी कि बाबा साहेब भी, इतना में पॉइंट बताते हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ, 14 अप्रैल 1891। इनका जन्म कहाँ हुआ, मऊ मध्य प्रदेश, एक दलित परिवार में हुआ था। ये मानव मुक्ति के क्या थे, पुरोधा थे बाबा, ये क्या पुरोधा थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद ये कहाँ गए थे, अमेरिका गए थे, जो कि पड़ता है कहाँ, न्यूयॉर्क के अमेरिका, यानी अमेरिका शहर के न्यूयॉर्क में गए थे। वो कौन से राशि पर, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन राशि पर। ठीक है, उसके बाद फिर अमेरिका से उन्होंने लंदन गए, जो कि लंदन पड़ता है इंग्लैंड शहर के, इंग्लैंड देश के लंदन शहर में गए। ठीक है, उन्होंने संस्कृत का धार्मिक और पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा था। ठीक, पढ़े थे, और ये इतिहास, मीमांसा और विविधता और शास्त्रीय समाजशास्त्रीय शिक्षाविद अधिक और धर्म दर्शन के व्याख्यात बनकर उभरे भी थे, और ये स्वदेश में वकालत भी किए थे। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते भी थे। अछूतों और स्त्रियों और मजदूरों के मानवीय अधिकार का सम्मान भी ये इन्होंने किए थे। कौन, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद जानते हैं, इनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे, जिन थे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। भारत संविधान के रूप में बहुत ही भूमिका निभाए हैं
बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर एक निष्ठ और समर्पण के कारण इन्होंने बहुत ही अपना ध्यान संविधान पर रखा और इन्होंने भ्रमण किया और संविधान को, जब भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ था उस समय में सोची गई जब मेरा देश आजाद होगा उसको किस तरह से चलाया जाए, किस तरह से चलाया जाए। इसीलिए गणतंत्र दिवस हम लोग 26 जनवरी 1950 ईस्वी में कोई संविधान को लागू किया गया था। ठीक, कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 संविधान को लागू किया, उसी दिन से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी किए और इन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं बाबा साहेब भीमराव संविधान के निर्माता के रूप में। और इनका मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में हो गया था। अगला पढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ। बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी थी, उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रमुख रचनाएं और भाषण पढ़ते हैं जिनको याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है ऑनलाइन वाले लोग, जिसमें पहला आती है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, यही सब कुछ आती है। आगे कुछ नहीं बताते हैं जो बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धमा, थॉट्स ऑन linguistic status, the rise and fall of the Hindu women, annihilation of caste आदि। आप लोग को बता दो जिनमें क्या क्या याद रखना है, आपको याद रखना है द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, देयर मैकेनिज्म, द अनसेवल्स, हु आर दे, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्ध एंड हिज धमा, थॉट्स एंड लिंग्विस्टिक स्टेटस, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इतना ही आपको याद रखना है, हिंदू योगों में भी याद रख सकते हैं, इसे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, इतने पॉइंट को याद रखना। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। यानी हिंदी का उनका संपूर्ण वाङ्मय जो है मंत्रालय की तरफ से अम्बेडकर का वाङ्मय एक कितना खंडों में प्रकाशित है? कितने खंडों में? जो हमें याद तो नहीं है लेकिन 420 पेजों में है शायद, 21 खंडों में और 420 पेज में। ये हम एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, आप लोग ऑनलाइन में बता देते हैं, ध्यान में मुझे नहीं आ रहा। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात, ये सब नहीं पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ देता हूँ। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब भीमराव के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये बोले ना, इसको भी याद रखना है, बोलेंगे कि ललय सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। यह भाषण जाति पाति तोरक मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 ईस्वी के अध्यक्ष भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों पर रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र की उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रात विधिवेता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग बता दीजिए कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में जो जानकारी थी हमने पूरे ऑलरेडी क्या कर लिया है, समाप्त कर लिया।
श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में, ध्यान देना, एक एक पॉइंट पढ़ना है, यहाँ से बहुत अच्छी है। आप लोग भी अच्छी से सुनना है, ये पॉइंट बहुत अच्छी पढ़ना है, लोग को सुनना भी, ऑनलाइन वाले को लोग। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यानी कि विडंबना की बात यही है, यानी कि आश्चर्य की बात आ रही है कि इस युग में भी जातिवाद हो रहा है। अच्छी बात है, कहेंगे अभी 25 में भी जातिवाद हो रहा है, ये अच्छी बात है। कुछ लोग अभी भी जातिवाद लेकर थे, लेकिन नहीं, मैं बता देता हूं, मैं जाति को लेकर नहीं चलूंगा हमेशा, कुछ भी हो वो जाति नहीं। अभी धर्म के नाम, जाति के नाम पर कई लोग रहते हैं, जैसे महायुद्ध हो रहा है, धर्म के नाम पर चल रहा है। धर्म को छोड़ो, धर्म तो चलता है, लेकिन हम छोड़ो, अलग है, हिंदू या मुस्लिम जो भी हो, उसके लिए हम सब के बारे में नहीं बोलते, ठीक है। लेकिन ये बात आ रही है यहाँ पे, जातिवाद की क्या बात? जातिवाद एक बहुत ही खतरनाक चीज है, इसलिए जातिवाद को हटाना चाहिए। यही पर बाबा साहब भीमराव ने जहां तक उन्होंने अथक प्रयास किया, हटाए हैं, बहुत हटाए, और उनको कुछ सम्मानित भी किया गया है। जैसे पढ़ता हूँ, यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। इनके पोषक है, जिस तरह से हम लोग खाना खा रहे हैं तो पोषक ले रहे हैं ना, तभी तो ये जिंदा है। खाना ना खाएंगे तो जिंदा रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। उसी तरह से इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। जाति प्रथा भी क्या है? श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप लोग को मैं एक बात बताऊं, आखिरकार आप लोग आखिरकार ये जातिवाद हुआ कैसे? अभी रुक, आखिरकार ये जातिवाद हुआ कैसे? ये जात बता से कैसे? भाई इसे गलत नहीं समझना है, ठीक है? हिंदू मुस्लिम धर्म हो गया, सिख ईसाई, लेकिन हम लोग जातिवाद कैसे हुआ? जैसे कि बोलते हैं यादव, ब्राह्मण, सिख, राम, कई सारे जो कास्ट होते हैं वो बना से, हजाम जो भी बना है वो बना से कैसे, क्यों बना, माली क्यों बना और कैसे बना, ये समझते हैं। तो पहले लोग क्या हो करते थे, राजा महाराजाओं समय में और अंग्रेज को जानते थे, और उससे पहले तो राजा महाराजाओं ने क्या किया, पहले काम के आधार पर बांटा गया था। लेकिन मैं असली मानता हूं जो काम के आधार पर जात था, जात वही है जो काम के आधार पर बांटा गया। लेकिन राजाओं महाराजाओं ने बड़ी अच्छी सी की थी। देखिए यहाँ उसके बाद जो पुरुष ने जन्म लिए और कई सारे जो पुरुष हुए, उन लोगों ने इस जातिवाद को बढ़ावा दिया है, ठीक है। जैसे बता दूं, जातिवाद ये राजा महाराजाओं के द्वारा शुरू की गई। जैसे राजा महाराजाओं ने कहते थे कि उन लोग जब बंटवारा कर रहे थे उस टाइम में क्या किए, जैसे मान लो एक शादी विवाह हुआ है या कुछ समाज है बैठे, उसमें कहा गया ये आप लोग जो खाना बनाते हैं, हलवाई यानी खाना बनाते हैं तो क्या है, हलवाई है यानी खाना बनाने वाले, उसको एक तरफ कर दिया गया कि आप एक हलवाई है जो कि साहू जी कहलाए, ठीक। यानी कि काम के आधार पर बांटा गया था उस टाइम, जो खाना बनाते थे उसको एक तरफ कर दिया गया। उसके बाद जो कहा गया आप लोग जो गौ माता होता है उसको मृत्यु के बाद जो उसके साथ धोना होता है, सही से दाह संस्कार करना है, उसको ले जाने का काम करने के जो राम काज करते हैं वो करेंगे। उसी तरह से उसको कैटेगरी में रखा गया, राम कैटेगरी में। हजाम जो नाई होते हैं केस काटने वाले, वो क्या किए, तो जो केस काट रहे हैं तो उसको एक कैटेगरी में उठा दिया, कहा गया कि आप केस काटने वाले इसलिए आपको हजाम कहते हैं, इस तरह से बनाया गया। उसके बाद ब्राह्मण लोग होते हैं तो जो पूजा कराते थे, कई लोग को अच्छे शास्त्रीय ज्ञानी थे, तो वो पहले तब 4 वेद होती थी, तो पंडित कब लगाते 4 वेद, समवेद, अजुर्वेद, अथर्ववेद, सबके बारे में जानकारी। तो पहले 52 साल में लोग पंडित बनते थे, ओरिजिनल पंडित जो होते थे। कितना साल में? 52 साल नहीं, सॉरी 48 साल में। कितना साल में? 48 साल में, जो कि 12 वर्षों की एक
वेद होती थी। एक वेद कितने वेद जिन्होंने पढ़ा था? 12 साल में खत्म होती थी, यानी 12 चौक 48, 48 साल के बाद वो क्या बनते थे? अब तो 48 साल में पूरा बनने योग्य हो जाते हैं। क्योंकि पहले लोग 100 वर्ष, 150 वर्ष, 200 वर्ष जीते। आयु घट रही है खाद्य पदार्थ खाने के कारण, बीमारी उत्पन्न हो रही है। उसी टाइम में तो जो ब्राह्मण बनते थे उनको ब्राह्मण की कैटेगरी में रखा। जो पैसे वाले ज्यादा अमीर थे, रईसी थे, जो खेती वगैरह की अच्छी करते थे, उसको सिंह जी के रूप में रखे। यादव लोग थे वो भी कृषि कर, सबके ऊपर से ग्वाल थे जो गांव माता को पालते थे, इसीलिए ग्वाला यानी यादव कैटेगरी बना गया। कई सारे लोग थे, इसी तरह से बांटा गया था, यानी कि सब लोगों को काम के आधार पर बांटा गया। लेकिन अभी के युग में क्या इसको जाति मान लिया, एक जाति की तरह मान लिया। लेकिन पहले जाति किस तरह से बांटा गया था? काम के आधार। हम यही चाहते हैं काम के आधार पर। टीचर लोग थे तो टीचर लोग को अलग कर दिया गया। इसी तरह से अभी भी शिक्षक लोग के अलग कैटेगरी होते हैं, विद्यार्थी लोग के अलग कैटेगरी होते हैं, काम करने वाले के किस तरह से फैक्ट्री में बांट दी जाती है। उसी तरह से राजा महाराजाओं ने बांटा था। लेकिन यहाँ तो जाति और धर्म अलग से उत्पन्न हो गया, इसे तो गलत ही बात है। इसी तरह से जाति का क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। आप लोग फाइनली समझ गए होंगे कि जाति का किस तरह से क्या हुआ, उत्पन्न हुआ था। और समस्या यहाँ तक किसी को नहीं है। समस्या है, समस्या नहीं आई ऑफलाइन वाले लोग, आप लोग नहीं आई। उसके बाद में पढ़ा कहां तक खत्म हो गया था? समर्थ करते थे। हां, यहां से पढ़ाई में समर्थ के बाद एक आधार यह कहा जाता है। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज पढ़ लिए थे, लेकिन कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ठीक, समर्थन का एक आधार है जो कहा जाता है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता लेकिन विभाजन आवश्यक मानता है। यानी कि जो ये विभाजन हो रहा है, श्रम विभाजन हो रहा है, शोषण किया जा रहा है, यानी जात के नाम पे क्या कर रहा है? लोगों को शोषण किया जा रहा है। जात के नाम पे क्या किया जा रहा है? लोगों को शोषण किया जाता है। ठीक है, वो सब जो आ रहे हैं वो कैसे खत्म होगा? कार्य कुशलता है, समर्थन करना पड़ेगा, दूसरे को जुट होना पड़ेगा, सबको सब जातिवाद को हटाना पड़ेगा, जाति को हटाकर अपने काम के आधार पर बांटना होगा, काम के आधार पर कार्य करना, जिससे कि भारत विकसित। ऐसे तो नहीं होगा। उसके बाद और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। इस तर्क से संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रम विभाजन का भी रूप लिए हुए। बिल्कुल वही बात हम समझाए हैं, श्रमिक का मजदूर का, उसका भी क्या है? रूप लिया हुआ है। अभी बताया ना, मजदूर को कैसे बताया गया था? जो नाई करता है उसको अलग, अच्छी करता है उसको अलग, केस करता है उसको अलग, जो पंडित थे जो सभी वेद को पढ़कर पंडित बन गए थे उसको अलग, सभी किया जो क्या काम के नाम पर बांटा गया था। हलवाई को अलग, मालिक को अलग, इस तरह से बांटा गया था। यह श्रमिक का रूप, मजदूर का भी रूप लिए। तो सभी पॉइंट को ध्यान से सुना। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा उच्च नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। आप लोग एक बात और ध्यान, कभी कभी होती है हम टीचर है तो ऐसा नहीं, हमारे से भी मिस्टेक नहीं होती, सबसे मिस्टेक होती है। कभी कभी पढ़ने में कोई बार पढ़ रहे हैं कुछ और दिमाग में नहीं आती है, थोड़ा सी इसी कारण से कोई बार पढ़ नहीं पाता हूँ, इसे कुछ बार गलत बोला जाता है, इसमें लेना नहीं इलेक्शन। आप लोग क्या गलती करते देखिए, इतना सारा पढ़ा है, इतना अच्छा से पढ़ा है, एक बीच में गलती करते, गलती को ध्यान देते लेकिन सही पर ध्यान देते हमें, इसीलिए तो तुम सही नहीं। तुम लोग कभी भी सही रास्ते पर चलते बताओ? अलग वाले लोग सही रास्ते पर कभी चलते? सही रास्ते पर नहीं चलते, क्यों? इसी कारण से तो बाल भटक गया तुम लोग, हमेशा गलत रास्ते पे देखो। कभी जो गलत और सही है उसमें सही रास्ते पर चलो, सही को तो देखो, हमेशा गलत को क्यों देख रहे? देखना सही को ना देखना, इससे तभी तो सही रास्ते पर चलो। इतने सारे सही चीज बताए, इसमें एक गलती हो गया तो गलत पर ध्यान दो, गलत को ही बोलते रहो, एक सही को बोले।
यही यही कारण है कि आप लोग पिछवाते हैं। ठीक है, तो ये बताया गया इसमें ये सब जो कहानी है ये अच्छी बात नहीं, जो विश्व में भी नहीं पैदा श्रमिक को ऐसे लूटना, इस तरह से शोषण करना श्रम विभाजन के नाम पर, जाति के नाम पर, ये सब किसी भी दुनिया में यानी विश्व में नहीं किया गया, इसी को दर्शाया गया। आगे बढ़ते आप लोग को सिर्फ तरह से कहानी बता दिया जाएगा, इसमें संपूर्ण कहानी हम पढ़ के बताएंगे, और शॉर्ट में जानकारी लेना है तो वो अगस्त में यानी कि खत्म होने के बाद, ये नहीं कहूँगा अगस्त में मिल जाएगा। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह अवश्य है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण से, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित रहता है। इस लाइन में यह समझाया गया है जैसे कि हम लोग का पेशा, जैसे मैं टीचर सब में पढ़ा रहा हूँ, तो अभी कुछ समय क्या किया था, पहले अभी भी कुछ होती है, ये पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। नहीं तुम जैसे अब कोई कार्य हो गया, जैसे हम मान लेता कोई हजाम, क्या हो गया, हजाम हो गया, नाई हो गया, तो नाई को जब कोई बच्चा होता है उसको बच्चे में ही बोल दिया जाता है, नहीं तुम केस काटने वाला को पहले बताता है ये जाति का है। जब बच्चा जन्म में जाता है ये है वे है, जन्म से पहले ही उसको मारे मंत्र जो गर्भाधान होती है वो संस्कृत में हम लोग पढ़ाया जाएगा। तो गर्भाधान के समय ही बता देता है आपका जाति ये है आप ये करिए, मतलब कि पेशा जो काम करना है वो क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया जन्म लेने से पहले। ये अच्छी बात है। अगर तुम लोग को कहे कि अभी जन्म किसी बच्चा का जन्म नहीं हुआ, मान लो तुम्हारा बाल बच्चा जब भविष्य में होगा उसको तुम अभी से फिक्स करेगा, करता है सपना में कहता है हमारा बाल बच्चा होगा तो हम बच्चा को ऐसे करेंगे वैसे, ये अच्छी बात है, उनके अनुसार करने दो। उनका मन है कुछ और, आप कराएंगे कुछ और, ये अच्छी बात है। क्या सोचते हो, कभी हम ही कभी सोचते हैं कि हमारा हम तो एक तो बिहार टॉपर नहीं किए, लेकिन हमारा जो बाल बच्चा होगा उसको इतना पढ़ाएंगे, उसको इतना बदमाशी करके मारेंगे, ये करेंगे, उसको बिहार टॉपर। अरे खुद को देखो, खुद तो नहीं किए अपने, लेकिन शिक्षक का अलग होती है, शिक्षक को बताना जरूरी है, लेकिन किसी बच्चे को ऐसा करना अच्छी बात है, खुद तो क्या नहीं दूसरे को बताते हैं। ये बताइए आप लोग, बात सही है कि गलत है? दूसरे जब खुद नहीं किया उसके बाद बात आता ही है यहाँ की, जैसे कि तुम लोग कोई बच्चा जन्म लेने वाला, उसको पहले ही बोल देता है, श्याम देख ना उसका बोलता है हमर बेटा, हमर पोता, हमर पोती, हमर बेटी, हमर पुतो, हमर ई काम करो। अरे तुम कौन होता है उसको निर्धारित करने वाला? तुम कौन होता है उसको निर्धारित करना? माता पिता, यही नहीं। हाँ ठीक है, मम्मी पता करता है, मम्मी पता है, ठीक है मम्मी पापा है, लेकिन मम्मी पापा को तो समझना चाहिए कि बच्चे की रुचि क्या आती है, उसकी दृष्टि कहाँ जा रही है, उसका मन कहाँ जा रहा है, वो देखना, वो उसका व्यवहार करना, उसका पेशा क्या करना, उसको खुद करना होगा ना, खुद तय करेगा कि हमको किस पेशा में जाना है। थोड़े पेशा पेश किया जाता है, ये तो गलत बात हुई, नाइंसाफी हो जाएगी। पहले से थोड़े कहा जाएगा, तो जो पेशा होगा वो क्या करना है खुद तय करेगा, इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब नहीं समझ नहीं, इधर स्टूडेंट है कुछ लोग, इसीलिए थोड़ा साइड घूमना पड़ता है, इधर आगे भी ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए माता पिता को नोट नहीं देनी चाहिए कि और बच्चे नहीं जन्म नहीं बतानी चाहिए। आप लोग अगर आपके आने वाले लोग आपके अगर माता पिता बगल में देख रहे हैं, उन लोग को भी मैं माता पिता से गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि किसी भी बच्चे को अपने अनुसार ही उसका पेशा व्यवस्थित करने चाहिए, क्योंकि आपके अनुसार उनका पेशा अच्छी नहीं होती, जिसमें रुचि नहीं होगी वो पेशा बढ़ावा की ओर नहीं जाए। इसीलिए जो पेशा है उस बच्चे की रुचि के आधार पर, मानसिक स्थिति के आधार पर, उनके मनों के आधार पर, उनके आधार पर ही होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए कि आप लोग के आधार पर। एक अलग व्यवहार होती है आप लोग को माता पिता का सपना का पूरा करना,
एक अलग सपना होती है, लेकिन जो भी बताया जाए तो आप लोग उसका निश्चय करने वाले अच्छी बात नहीं। आप जन्म दिए हैं, बड़ी सी भूमिका निभाए हैं, आपसे कष्टदायी तो कोई हो ही नहीं सकता है। माँ का कर्ज कोई तो निभाए, कितना भी कुछ कर दे, लेकिन माँ का कर्ज कभी पूरा होने वाला नहीं। माँ ही है जिसका कर्ज कभी पूरा हुआ नहीं है या न होगा। ठीक, चलिए जाति अगला पढ़ते हैं। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध भी देती है। यानी कि जाति पाति जो है ये बहुत ही दोषपूर्ण है, यही बताया जाता है। वो मनुष्य को जीवन भर के लिए क्या करता है, बांध देता है एक पेशा में। तो तुमको केस काटता है तो कैसे काटना है, तुमको पूजा काम तुमको पूजा ही करना है, कुछ करना नहीं। पेशा तू हलवाई है तो हलवाई तू खाने बनाएगा, तो ये जीवन भर के लिए बना जाता है। ये तो अच्छी बात है, ये तो एक दोष है। क्या है, गलती बात, दोष है, सही बात है, दोष है, इसीलिए ध्यान देना। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए, आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है। भले ही से पेशा में क्या होते हैं, जब हलवाई होते हैं, हलवाई पर ही हलवाई कब बनाएंगे, जब लगन आएगा, शादी ब्याह होगा। शादी ब्याह कुछ ही महीनों में होती है, हर साल यानी 12 मास यानी 12 महीने भारत में तो नहीं होती है। 12 महीने 12 मास भारत में यानी बिहार में, भारत में ही कहें, शादी ब्याह होती है नहीं होती है। उसमें तो फिक्स लगता है इस महीने में ही लगन होगी, इस महीने में शादी कई साल होती है। तो वो अगर 12 महीने में अगर 6 ही महीना कमाएंगे तो 6 महीने कैसे खाएं? उनका तो काम पेशा पहले से ही बांट दिया गया है कि आप क्या हलवाई हैं, आप खाना ही बनाएंगे, उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं। इसको जीवन भर के लिए दोषपूर्ण है कि नहीं, दोषपूर्ण भी है, उसका काम भी नहीं होगा। तो भूखमरी मरेगा ना, भूखे मर जाएगा, खाना बेगर मर जाएगा, लेकिन दूसरा काम नहीं करेगा। इसको तो बांध दिया गया है पापा मम्मी और कई सारे सामाजिक के द्वारा कि आपको हलवाई वाला ही काम करना है, आपको केस काटना नहीं है। आप हलवाई आप केस काट रहे हैं तो आप हलवाई नहीं बन सकते हैं। आप माली हैं तो आप फूले दे सकते हैं, घर पर पहुंचाएंगे, फूल बेच सकते हैं, लेकिन आप केस नहीं काट सकते। ये कहाँ तक की, जिस समय फूल की जरूरत नहीं है उस समय क्या किया जाएगा, जिस समय की शादी ब्याह नहीं होगी, बैंड बाजे वाले वो कई सारे भाव होते हैं, बैंड बाजे वो कहाँ जाएंगे, वो लोग को भी तो बताना है, उसका पेट थोड़े है, नहीं है थोड़े। आगे पढ़ता, आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है, क्योंकि आधुनिक युग में क्या है, अभी आप हम लोग कौन युग, आधुनिक युग से गुजर रहे हैं, कौन युग से गुजर रहे हैं, आधुनिक युग। ठीक है, आधुनिक युग बताया जाएगा सारा युग। ठीक है, ये कौन युग है, आधुनिक युग। हाँ, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रियावाद तकनीकी में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। आप लोग को बता दो, जो उद्योग होती है, जैसे किसी उद्योग मान लो किसी तरह के चीनी फैक्ट्री होती है, वहां पे एक की जरूरत होती है, एक संदिग्ध एक ट्रांसप्लांट नहीं हो पाती है। कुछ बाग हो गया, कुछ गेहूं, जैसे गेहूं काटने वाले लोग जो गेहूं ही काटता है, उसको पेशा ठीक करे गेहूं, तो गेहूं हर 12 मास कटाता है गेहूं, वो तो 12 मास की 1 ही 2 महीना कटाएगा नहीं, 22 में यानी बैसाख में बोलते हैं, चैत्र में बोलते हैं, ज्येष्ठ बोलते हैं, जैसे कि कहें तो मार्च अप्रैल मई बोलते हैं। तो यही महीने 3 महीने ही कमाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, भूखे मरेंगे उन काटने वाले लोग, उनका पैसा गड़बड़ हो जाएगा। तो वो तो अच्छी बात नहीं होगी, अच्छी बात होगी। उसके बाद इसीलिए लोग नहीं हो पाते हैं, अकस्मात परिवर्तन। आज इससे कई सारे जो लोग पेशा को नहीं ध्यान देते हैं वो अच्छी बात है, कभी कभी ऐसे भी विकसित होते हैं जो अकस्मात परिवर्तन भगवान ईश्वर के द्वारा परिवर्तन आ जाता है। जैसे किसी पेशे में, यानी आप किसी काम में लगे, उसी में क्या परिवर्तन है, आप केस काटने वाले तुम्हारा ईश्वर का यानी अकस्मात परिवर्तन का है, तो आप अच्छी परिवर्तन चलती है, केस कटाई अच्छी चलती है, वो परिवर्तन होगा। लेकिन ये बात है सबके लिए तो ये पराया यूज नहीं होती, ये बात भी ध्यान रखना, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। अब बताते हैं, जैसे अब मान लीजिए केस काटने वाला है,
और मान लो गेहूं काटने वाला है हलवाई, हलवाई को कुछ ही महीना में, गेहूं काटने वाले को मान लो 3 ही महीना बताएंगे, 3 ही महीना काम करेगा, उसके बाद क्या करेगा, भूखा थोड़े मरेगा, उसको क्या पेशा बदलना पड़ता है, तब परिवर्तन आती है। इससे तो नहीं होने वाला, 3 महीने खाएगा 9 महीना भूख लगेगा, चलेगा जिंदगी, मर जाएगा, ऐसा जिंदगी चला है, नहीं चला, ये बात आती है। हाँ। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की क्षमता न हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। यानी कि यह बताया गया है, अब पेशा में बता दिया जाए कि पेशा आप बदल नहीं सकते हैं। आप यानी कि गेहूं काटने वाले, केस काटने वाले हलवाई है, तो आप हलवाई है तो हलवाई वाला काम कर सकते हैं, आप गेहूं नहीं काट सकते हैं। आप हलवाई है, आप बैंड बजा नहीं बजा सकते हैं, आप हलवाई है तो केस नहीं काट सकते हैं। आप माली है, केस नहीं काट रहे, आप फूले बांटना है, आप माली है तो हलवाई वाला काम नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं बोलेगा, गेहूं काटने वाला के हम हलवाई खाना बना देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो क्या करेगा, 9 महीना जो बचेगा, 8 महीना जो भी उनका जो काम नहीं चलता है उसमें तो वो मरेंगे। यही बात को दर्शाया गया, मरेंगे ना, इसीलिए कहा गया। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। हिंदू धर्म में यह बताया गया है कि आप इस जाति में हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी है। अब बेरोजगारी का है छाई में भारत, यही कारण है कि हिंदू धर्म में क्या होती है, और ये दिखाया गया है, दर्शाया गया है, लिखा गया है। आप हम यही क्या बैंड बाजे वाले, हलवाई वाले, आप केस नहीं काट सकते, ये हिंदू धर्म स्पष्ट बताया गया, मतलब केस नहीं काट सकते। हलवाई है, गेहूं काटने वाले, तो गेहूं काटने वाले हलवाई नहीं बन सकते, गेहूं काटने वाले केस नहीं काट सकते। तो अब आप बताइए, जब पेशा परिवर्तन नहीं करेंगे, अब महीना में क्या करेंगे, मरेंगे भाई। जब हिंदू धर्म में स्पष्ट कह दिया जाए पेशा न बदल सकते हैं, तो लोग तो पेशा नहीं बदलेंगे, ना बदलेंगे धर्म के साथ। जब बदलेंगे नहीं तो क्या करेंगे, मरेंगे, मरते हैं ना, यही बता रहा। इसलिए जाति पाति पढ़ने रहा है, जाति पाति के चक्कर में क्या आ रहा है, बेरोजगारी आ रहा है। लोग कहते हैं हम मुसलमान के यहाँ काम नहीं करेंगे, हम हिंदू के यहाँ काम करेंगे, हम चमार के यहाँ काम नहीं करेंगे, यानी राम को हमें, हमारा उद्देश्य किसी जात को ठेस पहुंचाने नहीं है। इसलिए आप लोग जाति बात पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। हमारा उद्देश्य अभी बता रहे हैं कि जात को समझाना, इस टॉपिक को समझाना, ये नहीं कि जाति बात समझे। अलग अलग लोग भी ध्यान दें, हम उसके वहां नहीं जाएंगे, हम उसके दिन काम नहीं करेंगे, ऐसा होने से तो बेरोजगारी हो जाएंगे, मर जाएंगे। यही हो रही है, बेरोजगारी छाई हुई है। अगला पार्ट पढ़ते हैं, यानी कि नीच जाति, कुछ लोग नीच जाति के काम नहीं करेंगे, ऐसी बात अच्छी बात नहीं होती, इसी कारण से बेरोजगारी आ रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की सुरक्षा पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं, जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्थावश करते हैं। यानी कि यहाँ पे एग्जाम्पल कहा गया है कि ये हमारा, जैसे हम बताते हैं, हमारा उद्देश्य है शिक्षक बनना, ठीक है, और जाति के नाम पर बताएगा नहीं तुम फैक्ट्री में ही काम करना, तुम यही काम करो, तुम खेती ही करो, तुम ये केस ही काटो, तुम फूल ही पहुंचाओ, हमारा उसमें मन लगेगा, हमको कहेगा कुदारी चला, तो कुदारी चलाने हमको मन लगेगा, हमको कलम चलाने में मन लगेगा। तो उसमें जब गृहस्थी काम कराया जाएगा जात के नाम पर,
तो उसमें हमको मन लगेगा, काम भी सही से नहीं होगी, जाति भी नहीं, हमारा मन भी विरोध नहीं होगा, हम मन नहीं लगेगा तो काम भी सही नहीं होगा, नहीं होगा तो अच्छा से काम नहीं होगा तो पूरा समाधान भूखे मरोगे ही। काम ही नहीं होगा तो कैसे पियोगे, कैसे खाओगे, कैसे पियोगे? आती है नहीं बात? ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त कर रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि यही अगर बात रहती है, हम लोग कम काम करते हैं, काम करना है इतना करते हैं इतनी सा। अब गेहूं का 3 महीने काम कर 9 महीने बैठल है, यही काम नहीं हो पाती है, यही कारण बेरोजगारी हो रही है, अर्थव्यवस्था कमी है भारत की। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता है न दिमाग के लिए प्रेरित करती है, ऐसी स्थिति में जहां काम करने न दिमाग लगता है और कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? या कि अगर उसको काम करने में ना दिमाग लगेगा न दिल लगेगा, न काम करने में दिमाग लगेगा दिल लगेगा, सही स्थिति नहीं रहेगी, प्रेरित नहीं रहेगा काम करने की ओर, तो कैसे काम होगा? हमको पढ़ाने की ओर प्रेरित नहीं रहेंगे तो कैसे पढ़ाएंगे? हमारा मन था हम ये IPS बने, UPSC करे, हम पढ़ा रहे हैं तो अच्छी बात होगी। हमारा मन था हम ये काम करें, कुदाली चलाने का, हम पढ़ाएंगे तो मन लगेगा पढ़ाने में? नहीं लगेगी। उसी तरह से आप लोग को का मन है कि हमको गाना सीखने का, तुम लोग पढ़ने के लिए मौका दे देते हैं, अच्छी बात है, भी अच्छी बात नहीं। जिसको जो चीज में मन है उसको उसमें जाना चाहिए। दिल इसी कारण से काम सही से नहीं होते जाए, खराब होती है, ये समझाया गया है। दिल से नहीं होता, काम भी कम होता है, कुशलता भी प्राप्त नहीं होगा। जैसे हम तो बढ़िया शिक्षक नहीं बन पाऊंगा, अगर मुझे मन था फैक्ट्री में काम करना और हम बन रहे टीचर, तो कुशलता हम टीचर सही से नहीं बन पाएंगे। हमारा IPS बनना, हम टीचर बनना है, हम इसमें टीचर में सही से कुशलता पाएंगे? विवश होकर पढ़ाएंगे, अच्छा से नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन कुशलता हमें शिक्षक बनना है, तैयारी पढ़ा रहे हैं, इसके लिए फुल मन तन से पढ़ा रहे हैं आप लोग को। आप लोग को लग रहा होगा किस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। यानी कि जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है भाई, हानिकारक है, बता दी हानिकारक क्या है, कितना हानिकारक है तुम तो बता ही सकते हो। किसी आदमी को जीवन नष्ट कर देता है, इससे बड़ा हानिकारक क्या हो सकता है? जीवन को बर्बाद करना क्या है जाति प्रथा? तो कितने लोगों में बर्बादी, काट पीट, मारपीट होती है। उसके बाद बताऊं, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। इससे कि यह आ रही है हम लोग की, जैसे कि लोगों की स्वभाव होती है उसको भी बदला जा रहा है। अब जिस काम में मन नहीं लग रहा है उस काम में लगाओ तो उसका स्वभाव भी बदलेगा, बात विचार बदलेगा, उसका मन बदलेगा, पूरा चीज बदल जाएगा। इसमें आत्मशक्ति उसका कमजोर हो जाएगा। आत्मशक्ति क्या होता है? आत्मा में दिल की बता रहे थे जो प्रेरणा रुचि वो होती है जो हम लोग को पूरा दबा देती है। क्या कहते हैं? मन रहता है कहीं और, दबा के कुछ और दे देता है, पूरा दिल एकदम दौरा दौरा कर देता है, कुछ उम्र निकाल देता है। जब कुछ काम में मन ही नहीं लगेगा, दोस्ती करेगा तो क्या होगा? कलहट होगा, कलहट होगा तो पूरा एकदम समस्या बेरोजगारी आएगी। जो अगला पैराग्राफ लास्ट पैराग्राफ, मैं अब समस्या के नकारात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? यानी कि क्वेश्चन यहां से आती है, अगर इनका कहना है मैं समस्या के रचनात्मक पहलू हूं, यानी कि हम कहानी तो सब आप लोग को बता दी, ठीक है, कहानी क्या किए? बतला दिए। आप तो सब कुछ जानते हैं, तो आप तो सही हाजिर होंगे ना, आप जाति के चक्कर में तो ना पड़ते होंगे। आप जाति में आप अच्छे से रहते हैं, से पूछ रहा है, आप सही से करना है, आप विकसित करना, ये पूछ रहा है। यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि से आदर्श समाज क्या है? यानी कि एक
उसके बाद और क्वेश्चन कुछ आ रहा है, आपका कहना ठीक है, चलिए हम मान लेंगे आप लोग जो अच्छी बात है, लेकिन आप हमको इससे बेनिफिट बताइए, आदर्श दृष्टि से समाज कैसा है, यानी कि आपका जातिवाद नहीं रहेगा, उसके बाद जो दृष्टि पैदा होगी, यानी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है, अच्छा समाज क्या है, वो बताइए आप। इनका कहना ये है, क्लियर करना है, तो अम्बेडकर जी का, मेरा नहीं है। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित हुआ, ये पॉइंट रहता है। स्वतंत्रता और क्या, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित हुआ। क्या यह ठीक नहीं है? कह रहे ये बात बताएंगे ठीक है कि नहीं। तो भ्रातृत्व अर्थात भाईचारों में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। भ्रातृत्व का मतलब होता है भाईचारा, भाई जितना भी, जैसे हिंदू मुस्लिम भाई भाई बोलता है, उसी तरह से जाति में भी मान ले, जैसे में कि मतलब कि केस काटने वाले हलवाई, यादव, सब भाई भाई, सबको हम भाई भाई बनो, क्या दिक्कत है। भाईचारा जिस तरह से अपना भाई में प्यार था उस तरह से बनाओ, देखो क्या होता है, कितना विकसित होता है देश। उसके बाद किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वंचित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए, ठीक है, तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में आबंध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारों का यह वास्तविक रूप है। यानी कि क्या कहना है, जब दूध में पानी मिला देते हैं और किसी दूसरे आदमी को दिखाते हैं, देखने के लिए खरीदते हैं, तो पहचान पाते हैं जी पानी मिल रहे है ना, पहचान पाते हैं। अरे तुम लोग छेड़छाड़ कर देखते हैं तो पता चलता है, ऐसे दे देगा तुमको पता चलता है, नहीं पता चलता है, दूर से पता चलेगा, कोई बात नहीं। दूध में पानी डाल देंगे मुंजर में पता चलता है, उसको तुम ऐसे हाथ पर जब तक लेगा ना तो पता नहीं चलेगा। तो वही तो बता रहे हैं, ऐसे करने के लिए हर दे गिलास पानी से पानी मिला देता देंगे पता चलेगा, नहीं चलता है। हाँ, उसको प्रैक्टिकल करने के बाद होता है, ले हाथ पे करिएगा तब। लेकिन अगर ऐसे ही बाल कटोरा है उसमें पानी मिला दिया, आंख से कहेंगे देखो पता इसमें पानी मिला है तो बता पाएगा। उसी तरह से होता है यहाँ पर, यानी कि अथी रहना चाहिए भाईचारा, वो दूध और पानी के मिश्रण की तरह रहना चाहिए, जिससे कि जो पता न चले। वैसा अगर समाज बन जाएगा तो समाज क्या कहां से कहां पहुंचेगा इसका। और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। यानी कि जो भाईचारा दूध और पानी के मिश्रण की तरह जो होती है भाईचारा, वही एक लोकतंत्र, जिस तरह से लोकतंत्र कहा जाता है। भारत में क्या है, लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र की तरह यूज नहीं हुआ है। लोकतंत्र लग रहा है, नहीं लग रहा है, अभी भी शासन हो रहा है, लोकतंत्र कर दिया गया है, लोकतंत्र की कुछ हुई है, लेकिन अभी भी कुछ परसेंट है जो लोकतंत्र नहीं चल रहा है। अभी भी क्या चल रहा है, राजतंत्र की तरह चल रहा है। अभी भी जातिवाद हो रही है, लेकिन इसलिए जातिवाद को क्या करना है, हटाना है, आदर्श समाज का बढ़ावा देना है। ठीक है, तुम लोग भी यही जगत लाना है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव, यानी कि अपना साथी होगा। मान लो हम एक अलग कैटेगरी है, वो एक अलग, मान लो हम एक जैसे मान लो हलवाई वाले, एक नाई वाले, उसमें भी अगर भाईचारा रहेगा, श्रद्धा, अच्छा भाव क्या रहेगा, अच्छी प्रकट होगी। क्या होगी, भाव अच्छी प्रकट होगी, उससे उसमें अच्छी सी शालीनता आएगी, जिससे कि कार्य कुशलता भी अच्छी होगी। यही रहता है इस कहानी में, यानी कि ये चैप्टर समाप्त होती है। इस कहानी में आप लोग को जो भी आपके ऊपर अगर आप लोग को ठेस पहुंचने वाली बात कही गई है तो उसको आपको ध्यान में नहीं रखनी है, जिससे कि आप लोग की परेशानी है। ये एक किताब की कहानी के अनुसार मैं बताया हूँ और किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए।
और मुझे मालूम यहाँ तक चलती है आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं, यानी कि कक्षा कक्षा 10वीं में चले गए हैं, इस सब बातों पर ध्यान नहीं देंगे और इसको आप लोग इस तरीका से जहाँ तक आपको ज्ञान इसमें प्राप्ति हुई होगी उस ज्ञान को आप यूज भी करेंगे तो अच्छी बात है। कहानी में पढ़ाया हूँ, इसको ऑनलाइन वाले लोग ऑफलाइन वाले लोग भी जाकर अपने फोन से चैनल के माध्यम से आप लोग भी क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को 2 बार 3 बार जितना बार देखकर इस कहानी को अपने माइंड में सेट करना है। और फाइनली मैं बता दूं कि आप लोग को ये कहानी ऑलरेडी सेट हो चुकी है। इसके लिए मैं आप लोग को कुछ होमवर्क देता हूँ। क्या दे रहा हूँ? होमवर्क के रूप में यह दे रहा हूँ, ये कल आप लोग अगले दिन आप लोग ऑनलाइन वाले बने, कल आप लोग ऑफलाइन वाले, अगले दिन ऑनलाइन वाले। आप लोग आपके पास एक गोदरी किताब होगी कक्षा 10 की, उसी किताब को इस चैप्टर के समाप्त के बाद बोध और अभ्यास प्रश्न है, उस प्रश्न को बनाना है। जैसे पहला क्वेश्चन आती है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तभी थोड़े देर में मैंने पढ़ा था यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोस्टों की कमी नहीं है। तो यही सब पार्ट आ रहा है। जब आप इस कहानी को एक बार और 2 बार और देख लेंगे तो आपको पूरी तरीका से 100% क्या जाएगा, दिमाग में छप जाएगा, सेट हो जाएगा। तो सारी क्वेश्चन क्या एक एक बनाना कराना है, जिसमें 8 क्वेश्चन पाठ के साथ, पाठ के आसपास भी है 4 क्वेश्चन, पाठ की भाषा क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आपसे बन पाए वो क्वेश्चन आप लोग को बना कर लानी है। जो क्वेश्चन बचेगी वो कल आप लोग को बता दी जाएगी। और ये मैं बता दूं कि लगभग क्वेश्चन इसकी सारी क्वेश्चन क्या करा दी है, सारी क्वेश्चन इसमें आप लोग की कोई भी क्वेश्चन नहीं बची, ठीक, टेंशन नहीं। जो भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड की ओर से आएगी उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार सारी क्वेश्चन आपको बता दी, लेकिन कहानी को पूरी संपूर्ण जानकारी से पाएंगे। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।